नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो प्राचीन इतिहास के मौर्य साम्राज्य में लगभग 300 प्रश्न 2 भागों में। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। ए, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। बी, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो अपना अनुमान लगाइए। ए सही है, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था और वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो ये भी सही है। सही उत्तर आपका बी। दूसरा प्रश्न, न्याय दर्शन के संस्थापक थे? कपिल, कणाद, गौतम, जैमिनी। तो न्याय दर्शन के संस्थापक आपके सी गौतम थे। क्वेश्चन 3, अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, बुद्ध के शरीर त्याग से। तो अशोक का रुमनदेही स्तंभ आपका संबंधित है ए, बुद्ध के जन्म से। 4, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्ष, धर्मपाल। तो जिस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, वो है आपके ए, अशोक। क्वेश्चन 5, शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सारनाथ, श्रावस्ती, कौशाम्बी, रुमनदेही। तो शाक्य मुनि बुद्ध के जन्मस्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलिखित साक्ष्य आपका प्राप्त हुआ है डी, रुमनदेही। नेक्स्ट 6, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की? लघु शिलालेख सासाराम, भाब्रू बैराज लेख, लुम्बिनी स्तंभ लेख, शिलालेख 12वां। तो जिस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की वो है आपका लुम्बिनी स्तंभ लेख। 7वां प्रश्न, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? लुम्बिनी का स्तंभ लेख, सारनाथ का स्तंभ लेख, गिरनार का शिलालेख या सांची का स्तंभ लेख। तो जिस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है वो है आपका ए, लुम्बिनी का स्तंभ लेख। क्वेश्चन 8, अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की? 9वें वर्ष, 12वें वर्ष, 20वें या 26वें वर्ष में? तो अशोक ने जिस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की वो है आपका 20वें वर्ष में, सी। क्वेश्चन 9, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? आसान सा प्रश्न है। ए, कनिंघम, ए, एचदानी, ब्यूलर, जेम्स प्रिंसप। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम आपके पढ़ा डी, जेम्स प्रिंसप। क्वेश्चन 10, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किसने किया था? जॉर्ज बुलर, जेम्स प्रिंसप, मैक्स मुलर, विलियम जोन्स। तो सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन डिसाइफर जिसने किया था वह है आपका जेम्स प्रिंसप, बी। क्वेश्चन 11, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोज निकाली थी? जॉन एफ फ्लीट, जेम्स प्रिंसप, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि जिसने खोज निकाली थी वो है आपको बी, जेम्स प्रिंसप। क्वेश्चन 12,
अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वुलहर, रॉबर्ट सेबिल, जेम्स प्रिंसप, कॉड्रिगटन। तो अभी मित्रों ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। कथन कारण प्रश्न 13। कथन, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। तो कथन कारण में मित्रों सबसे पहले दोनों को कथन के रूप में देख लेना चाहिए, सही है या गलत। तो अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, कथन सही है, तो हाँ सही है। कारण के रूप में कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, तो ये कथन के रूप में भी सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। ए क्वेश्चन 14। अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो कई बार ये प्रश्न आएगा मित्रों और आसान सा प्रश्न है, जेम्स प्रिंसप। क्वेश्चन 15। कथन, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, तो सही है। तो ये कथन के रूप में देख लीजिए मित्रों, हाँ सही लग रहा है। कारण, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया, तो ये सही लग रहा है, ये भी सही है, परंतु ये आपका कारण के रूप में सही नहीं है। कथन तो सही है, तो आंसर आपका क्या हो सकता है? नहीं मित्रों, एक मिनट रुक जाइए। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया, ये गलत लग रहा है मित्रों। तो कथन आपका सही है और आर कारण गलत है। क्वेश्चन 16। कथन कारण, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण, कथन सही है, तो हाँ कथन सही है। कारण, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया, तो कथन के रूप में भी ये सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन 17। निम्नलिखित में से किस स्रोत से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया? अशोक का प्रथम कलिंग शिलालेख, अशोक का 13वां शिलालेख, दीपवंश या दिव्यावदान। तो सही उत्तर है कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया। यह पता चलता है आपके अशोक के 13वें शिलालेख से। क्वेश्चन 18। कथन, मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया, सही है, तो हाँ सही है। कारण, अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी, तो ये मित्रों नहीं, ये गलत है। तो सही उत्तर आपका सी। 19वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। अधिकारी और मौर्य राजतंत्र में कर्तव्य है, तो अधिकारी समाहर्ता किससे मैच होगा मित्रों? देख लीजिए, समाहर्ता आपका ए मैच होगा 2 से। संग्राहक, सन्निधाता, सन्निधाता आपका कोषाध्यक्ष। नागरक, अनुमान लगाइए मित्रों, नागरक। तीसरा नगर मजिस्ट्रेट और अक्षपटलिक आपके थे चौथा केंद्रीय लेखाधिकारी कोर्ट। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन में ए। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। देखिए, एक तरफ शिलालेख है और दूसरी तरफ प्रमुख विषय। तो पहला देखिए, शिलालेख 2 किससे मैच करता है? तो अपना अनुमान लगाइए मित्रों। शिलालेख 2 में क्या दिया हुआ है? शिलालेख 2 में दिया हुआ है पुरुषों तथा पशुओं के कल्याण हेतु कुछ उपाय। बी शिलालेख 5, शिलालेख 5 में क्या दिया हुआ है? आपका दिया हुआ है धर्म
महामात्र संस्था की व्याख्या करता है। सी शिलालेख 8वां, ये दूसरा धर्म यात्रा की पद्धति का आरंभ करता है। और चौथा शिलालेख 9वां जो है वो रूढ़िवादी अनुष्ठानों की प्रथा की भर्त्सना करता है। फिर से 21 इसमें भी दिए गए कूटों को मिलाना है। तो देख लीजिए, पहला चंद्रगुप्त किससे मैच करेगा मित्रों? चंद्रगुप्त आपका सेंड्रोकोटस। बिंदुसार बी आपका मैच करेगा अमित घात। सी अशोक मैच करेगा प्रियदर्शी उपाधि थी। और डी चाणक्य विष्णुगुप्त एक अलग भी नाम था। क्वेश्चन 22, अशोक के अभिलेखों में अनेक विदेशी राजाओं का उल्लेख है। उन राजाओं को उनके देश के आधार सुमेलित करना है। राज्य और राजा, तो सीरिया आपका अंतियोग बी। मिदा आपका टॉलमी द्वितीय। मैसेडोनिया सी एंटिगोनस। और कोरिंथ आपका मैच करेगा अंतिकेन। अगला प्रश्न क्वेश्चन 23, कथन निम्नलिखित में से नहीं, कथन कारण का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से अभिलेखों में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है? पहला शाहबाजगढ़ी अभिलेख, मास्की सोहगौरा ताम्रपत्र या महास्थान अभिलेख। तो आपका 3 और 4 सोहगौरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है। क्वेश्चन 24, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। सम्राट और उनकी उपाधियां विरुद्ध दिया हुआ है। अशोक बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। अशोक का सभी को पता है, देवानप्रिय। समुद्रगुप्त परक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त का क्रमादित्य। क्वेश्चन 25, देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। अशोक ने, दशरथ, संप्रति और बृहद्रथ। तो 2 लोगों ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, अशोक एवं दशरथ ने। सही उत्तर बी। क्वेश्चन 26, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया? तो देख लीजिए, गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ और श्रावस्ती। तो मित्रों इसको सही उत्तर है आपका, अनुमान लगा लीजिए, बी गया, कुशीनगर, लुम्बिनी। गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। 2 भाग में याद करिए, गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। क्वेश्चन 27, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। धर्म महामात्र, धर्मस्थनीय, रज्जुक, कंटक, शोधन। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में जो न्यायालय अस्तित्व में थे वो था धर्म महामात्र और कंटक शोधन। सही उत्तर ई। क्वेश्चन 28, ईस्वी सन के पूर्व के कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या रुद्र दामन। तो सही उत्तर है आपका, ईस्वी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में जिन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की ओर ध्यान दिया
वो हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो सही उत्तर बी। क्वेश्चन 29, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। प्राचीन हिंदू अनुश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और एक कबीले की महिला की प्रेम कथा के बारे में, दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। तो सही उत्तर है विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु डी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। 30, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। तो सही उत्तर है जो मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, पहला और तीसरा, चंद्रगुप्त और बिंदुसार। मित्रों ये क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है क्योंकि चंद्रगुप्त तो श्रवण बेलगोला में चला गया था। चलिए इसको आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन 31, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। भास, शूद्रक, विशाख दत्त, अश्वघोष। तो जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है आपका सी, विशाख दत्त। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई थी। बृहद कथा, गाथा सप्तशती, मुद्रा राक्षस या फिर वासवदत्ता। तो जिस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई थी वो है आपका सी, मुद्रा राक्षस। 33, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित पद डायोनिशस किसे निर्दिष्ट करता है। शिव, विष्णु, इंद्र या ब्रह्मा। तो मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित पद डायोनिशस आपका निर्दिष्ट करता है ए, शिव। 34, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया। मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, इंडिका, महावंश। तो जिस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया वो है आपका ए, मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन 35, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति के कितने सदस्य थे। 10, 15, 30, 40। तो मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था और इस समिति में आपके सदस्यों की संख्या 30 थी। 30। क्वेश्चन 36, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसके सदस्यों की संख्या अभी मित्रों आपने देखा 30। 37, निम्न पुस्तक में मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। अर्थशास्त्र, इंडिका, महाभाष्य, अमरकोश। तो मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है आपके बी, इंडिका। 38, निम्नलिखित में कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, अशोक का अभिलेख। तो जो स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है वो है आपका बी, मेगास्थनीज की इंडिका। नेक्स्ट 39, मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। अशोक के शिलालेख, पुराण, मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख
जिसमें मिलता है वो है आपकी सी मेगास्थनीज की इंडिका। 40 वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। दिव्यावधान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। तो जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है आपका सी इंडिका। 41 मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने समूहों में विभाजित किया? 4, 7, 8, 12। तो मेगास्थनीज भारतीय समाज को जितने समूहों में विभाजित किया उन समूहों की सही संख्या 7 है। 42 प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, हेमू। तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में जिसके दरबार में आया था वह सी चंद्रगुप्त मौर्य। 43 आंसर दिया हुआ मित्रों। इंडिका का मूल लेखक मेगास्थनीज। 44 निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका, वायु पुराण। तो जिस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी वो है आपका सी मेगास्थनीज की इंडिका। 45 मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। आसान सा प्रश्न है, इंडिका। 46 मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में या मेगास्थनीज की इंडिका में। तो मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है वो है आपका डी मेगास्थनीज की इंडिका में। 47 अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं। पहला और 10वां, पहला 11वां, दूसरा 13वां, दूसरा 14वां। तो अशोक के प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में जो बताते हैं वह है आपका दूसरा और 13वां। 48 निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज की इंडिका को संदर्भित नहीं किया है? प्लिनी, स्ट्रैबो, डायोडोरस, एरियन। तो जिसने मेगास्थनीज की इंडिका को संदर्भित नहीं किया है वह है आपका ए प्लिनी। 49 मौर्य काल में दुर्भिक्ष काल में राहत कार्य के लिए कोष्ठागारों के अस्तित्व का प्रमाण निम्नांकित से ज्ञात हुआ है। गिरनार का शिलालेख द्वितीय, स्तंभलेख द्वितीय, सासाराम का लघु शिलालेख, सोगौरा पट्ट अभिलेख। तो मौर्य काल में जो दुर्भिक्ष काल था उसमें राहत कार्य के लिए कोष्ठागारों के अस्तित्व का प्रमाण आपका मिलता है सोगौरा पट्ट अभिलेख, डी। क्वेश्चन 50 निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सोगौरा ताम्रपत्र, अशोक का रुमनदेही स्तंभलेख, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्र का महरौली स्तंभ शिलालेख। तो अभी मित्रों हमने देखा कि खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के लिए प्राचीनतम शाही आदेश सोगौरा ताम्रपत्र, ए। प्रश्न संख्या 51 दिया गया मानचित्र। तो ये मित्रों मानचित्र तो दिया नहीं गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे 52 निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ऐसे 2 धान्यागारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके? मधुबन ताम्रपत्र, सोगौरा ताम्रपत्र, पूना या फिर दामोदरपुर ताम्रपत्र।
तो दो धान्यागारों के निर्माण का उल्लेख करने वाला जो आपका ताम्रपत्र है वो है आपका बी सोहगौरा ताम्रपत्र। नेक्स्ट, अशोक के स्तंभ के शीर्ष पर उत्कीर्ण मिलता है सिंह, अश्व, हाथी, बैल, सिंह, अश्व, गंडा, बैल, अश्व, गैंडा, हाथी तथा बैल, सिंह, अश्व, गैंडा तथा हाथी। तो अशोक के स्तंभ लेख के शीर्ष पर जो उत्कीर्ण मिलता है वो है आपका सिंह, अश्व, हाथी तथा बैल। नेक्स्ट 54, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये वक्तव्य सही है, हाँ सही है, या अखंड है, सही है मित्रों, तो बिल्कुल सही है। स्तंभों का शाफ्ट सुंडाकार है, तो बिल्कुल सुंडाकार है। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, तो ये आपका गलत है, डी। 55, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? कलिंग लेख, भाब्रू लेख, धौली अभिलेख, जौगढ़ अभिलेख। तो अशोक के जिस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है वो है आपका बी भाब्रू लेख। 56, अशोक कालीन अभिलेख किस भाषा में थे? ब्राह्मी, खरोष्टी यूनानी, ब्राह्मी या फिर ब्राह्मी आर्मेयिक खरोष्टी। तो अशोक कालीन अभिलेख जिस भाषा में थे वो है आपके ब्राह्मी आर्मेयिक खरोष्टी। 57, अशोक का नाम मिलता है मास्की अभिलेख में, सोपारा अभिलेख में, कलिंग या फिर सारनाथ अभिलेख में। तो अशोक का नाम मिलता है आपके ए मास्की अभिलेख में। 58, निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी, रुमनदेही, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश या मास्की। तो जिस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, अभी मित्रों हमने पढ़ा, डी मास्की। 59, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख द्वारा, रुमनदेही स्तंभ लेख द्वारा, वेनसांग के विवरण द्वारा या फिर प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है आपका ए 13वें शिलालेख के द्वारा। 60, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? भाब्रू 13वां शिलालेख, रुमनदेही स्तंभ लेख या फिर मास्की का लघु शिलालेख। तो फिर से वही क्वेश्चन मित्रों रिपीट कर रहे हैं, तो उत्तर सही उत्तर है मास्की लघु शिलालेख। 61, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है? तो लौरिया नंदनगढ़ का, सांची, सारनाथ या कौशाम्बी। तो अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ आपका है लौरिया नंदनगढ़ का। नेक्स्ट 62, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? कई बार आ चुका है मित्रों, गुर्जरा, अरोरा, ब्रह्मगिरी, सारनाथ। तो आपका सही उत्तर है अशोक नाम का नामोल्लेख गुर्जरा मास्की का अभिलेख। 63, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? नागार्जुनी कोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी या फिर मास्की। तो जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वह है आपका अनुराधापुर, बी। 64, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पाली, संस्कृत, प्राकृत या ब्राह्मी। तो पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख जिस भाषा में थे वो है आपका प्राकृत, सी। 65, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है? शाहबाजगढ़ी शिलालेख, मास्की, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख है वो है आपका सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख।
66 अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या फिर अशोक का सोपरा शिलालेख। तो अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, सही उत्तर रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। 67 चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? अशोक का बारबरा गुफा अभिलेख, दशरथ का नागार्जुनी गुफा अभिलेख, अशोक का जूनागढ़ शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण जिस अभिलेख में मिलता है वो है डी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। 68 निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख किया गया है? तो अभी ये मित्रों आया था प्रश्न, याद करिए। तो सही उत्तर है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, बी। 69 निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? ऊपर ये क्वेश्चन आ चुका है, तो सही उत्तर है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, चंद्रगुप्त एवं अशोक दोनों के लिए। 70 निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रामाणिक सूचना प्रदान करता है? अशोक के शिलालेखों का गिरनार संस्करण, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, मुद्रा राक्षस या देवी चंद्रगुप्तम। तो सही उत्तर है जो स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रामाणिक सूचना प्रदान करता है, सही उत्तर बी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। 71 नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? अशोक का निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख या फिर गौतमी बालश्री का नासिक गुहालेख। तो नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण आपका बी, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। 72 निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की, सभी मनुष्य मेरी प्रजा संतानें हैं? लघु शिलालेख अरोरा, स्तंभ लेख 7वां, लुम्बिनी स्तंभ लेख, पृथक कलिंग शिलालेख। तो जिस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा संतानें हैं, वो है आपका पृथक कलिंग शिलालेख, डी। 73 निम्न में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? अशोक का 13वां शिलालेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है जिस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। 74 राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुम्बनदेही स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है आपका खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। 75 अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया था? केवल खरोष्टी, खरोष्टी आरमाइक, आरमाइक एवं ग्रीक, आरमाइक ग्रीक खरोष्टी। तो अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने जिस लिपि या लिपियों का प्रयोग किया था वो है आपके आरमाइक, ग्रीक, खरोष्टी। 76 मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा का समीकरण किसमें किया जा सकता है? ब्रह्मगिरी, धौली, गिरनार या जौगढ़। तो मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा का समीकरण जिससे किया जा सकता है वह है आपका जौगढ़। 77 किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को
धम्म का अंग माना है? तीसरे, चौथे, पांचवें या सातवें? तो जिस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है वह है सातवां। 78। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? रुम्मनदेही स्तंभ लेख अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, शाशाराम लघु शिलालेख, अहरौरा लघु शिलालेख। तो अशोक का जो एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है वह है आपका निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, बी। 79। अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे हैं केवल ब्राह्मी में, ब्राह्मी खरोष्ठी, ब्राह्मी खरोष्ठी आरमाइक, ब्राह्मी खरोष्ठी आरमाइक एवं ग्रीक। तो अशोक के स्तंभ अभिलेख, मित्रों याद रखिएगा शिलालेख और स्तंभ अभिलेख बिल्कुल अलग है। तो स्तंभ अभिलेख है केवल ब्राह्मी में। 80। अशोक द्वारा द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? धार्मिक उदारता का, सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अशोक का द्वादश शिलालेख जो आदर्श प्रस्तुत करता है वह है धार्मिक उदारता का एवं सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का, सी। 81। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, राजस्थान के जयपुर जिले में, बिहार के चंपारण जिले में। तो गुर्जरा शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है स्थित है बी, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। 82। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया? 1, 2, 3, 4। तो अशोक के अभिलेखों की रचना में आपके 4 लिपियों का प्रयोग किया गया। 83। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था हर्षवर्धन, अशोक, गौतम बुद्ध, कनिष्क। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था आपके बी, अशोक। 84। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? शिलालेख 13वां, शिलालेख 12वां, स्तंभलेख 7वां या भाब्रू शिलालेख। तो अशोक के जिन अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है वो है आपका बी, शिलालेख 12वां। 85। निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है? अशोक का निट्टूर अभिलेख, नेत्तूर अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, अयोध्या अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। तो अशोक का नाम आपको मिलता है अशोक का निट्टूर अभिलेख। 86। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध या कनिष्क ने? तो सही उत्तर है सारनाथ स्तंभ का निर्माण आपके अशोक ने किया था। 87। अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? उसके साम्राज्य के विस्तार, उसकी प्रशासनिक नीति, उसके धार्मिक विचार या उपरोक्त सभी? तो अशोक के शिलालेखों से हमें यह सारी जानकारी मिलती है, साम्राज्य के विस्तार, प्रशासनिक नीति और धार्मिक विचार। 88। मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां अशोक के अभिलेख में उसके नाम का उल्लेख है? रूपनाथ, गुर्जरा, सांची, सारनाथ। तो मध्य प्रदेश में वह स्थान जहां अशोक के अभिलेख में उसके नाम का उल्लेख है बी, गुर्जरा। 89। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा पाली।
90 अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? सेना का नेतृत्व करते थे, घटनाओं की सूचना देते थे, धर्म का प्रचार करते थे, राजस्व वसूल करते थे। तो अशोक के शासन में प्रतिवेदक आपके घटनाओं की सूचना देते थे। 91 वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। मास्की का लघु स्तंभ, रुमनदेही स्तंभ, कीन स्तंभ, भाब्रू स्तंभ। तो वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, रुमनदेही स्तंभ। 92 राजा खारवेल का नाम जुड़ा है गिरनार स्तंभ लेख के साथ, जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, हाथी गुम्फा लेख या सारनाथ लेख के साथ। तो राजा खारवेल का नाम जुड़ा है आपके हाथी गुम्फा लेख के साथ। 93 कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख प्रथम, द्वितीय, 12वां या शिलालेख 13वां। तो कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में है वह है डी, शिलालेख 13वां। 94 निम्न में से किस अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। शिला अभिलेख प्रथम, स्तंभ अभिलेख 5वां, शिला अभिलेख 9वां या शिला अभिलेख 11वां। तो अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई। यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी और यह संबंधित है आपका शिला अभिलेख 1। 95 निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था? अशोक का रुमनदेही स्तंभ अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का गिरनार का अभिलेख। तो जिस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था वह है आपका सी, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। 96 अफगानिस्तान में प्राप्त अशोक के सभी अभिलेख निम्नलिखित भाषा में हैं। आर्मेक एवं ग्रीक, ब्राह्मी। तो अफगानिस्तान में प्राप्त अशोक के सभी अभिलेख हैं आपके बी, आर्मेक एवं ग्रीक। 97 निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी, मेरठ। तो जो अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी में है वो है आपका शाहबाजगढ़ी। 98 निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? 5वां बृहद स्तंभलेख, तीसरा लघु स्तंभलेख, पहला लघु स्तंभलेख, दूसरा बृहद स्तंभलेख। तो जिसे रानी अभिलेख कहा जाता है वह है बी, तीसरा लघु स्तंभ लेख। 99 सारथवाह किसे कहते थे? दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, महाजनों को, तीर्थयात्रियों को। तो सारथवाह आपका कहा जाता था व्यापारियों के काफिले को। 100 इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त। तो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ जिस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है वो है आपका समुद्रगुप्त। 101 मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक था, मंच प्रबंधक, स्वर्ण चांदी तथा तांबे का परीक्षक, सिक्कों का परीक्षक, गणिकाओं का अध्यक्ष। तो मौर्य प्रशासन में आपका रूपदर्शक, सी, सिक्कों का परीक्षक। 102 मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। अभी देखा हमने मित्रों सिक्कों का परीक्षक। 103 निम्न में से मौर्य काल का मुख्यतः कौन सा भूमिकर था? भाग, बलि, भक्ति, उद्रंग। तो मौर्य
काल का मुख्यतः जो भूमि कर था वह है आपका भाग। 104 रूपदर्शक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो कई बार आ चुका ये प्रश्न। अभी सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षक। 105 मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किससे संबंधित था? कोष की देखभाल करता था, सेना का प्रधान होता था, कर को प्राप्त करता था, राजा के खजाने की देखरेख करता था। तो मौर्य प्रशासन में सन्निधाता आपका कोष की देखभाल करता था। 106 मौर्य काल में भाग था गृह कर, भूमि कर, जल कर, हिरण्य। तो मौर्य काल में भाग आपका बी भूमि कर। 107 राजूक कौन थे? चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, शक सेना में सैनिक। तो राजूक आपके थे मौर्य शासन में अधिकारी। 108 राजूक थे, अभी आया मित्रों, मौर्य शासन में अधिकारी। 109 अदेव मात्रिक भूमि क्या थी? वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके, वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती न हो सके, बंजर भूमि, या फिर कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त भूमि। तो अदेव मात्रिक भूमि आपकी वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके। भूमि छिद्र न्याय क्या है? भूमि को बेच देना, भूमि को हस्तांतरित कर देना, भूमि को पट्टे पर देना, भूमि को सबसे पहले जोतने वाले का अधिकार। तो भूमि छिद्र न्याय आपका है भूमि को सबसे पहले जोतने वाले का अधिकार। 111 पौतवा अध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना था? नौका, सिक्कों को ढालना, राजकीय रंधनशाला या मापतौल। तो पौतवा अध्यक्ष का कार्य सिक्कों का मापतौल था। 112 द्रोण एक माप था तरल वस्तुओं के लिए, अनाज के लिए, कीमती धातुओं के लिए, ऊंचाई के लिए। तो द्रोण एक माप था आपके अनाज के लिए। 113 मौर्य प्रशासन में माप और तौल का अध्यक्ष था संस्था अध्यक्ष, लौड़ा अध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, पौतवा अध्यक्ष। तो मौर्य काल में माप और तौल का अध्यक्ष था आपका मित्रों डी पौतवा अध्यक्ष। 114 निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो कई बार आ चुका है मित्रों, पौतवा अध्यक्ष। 115 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नोक्त में से किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था? समाहर्ता, सन्निधाता, प्रतिवेदक, वज्रभूमि। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था वो है आपका ए समाहर्ता। 116 मौर्यन मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता, व्यावहारिका, अन्नपाल, प्रतिष्ठा। तो मौर्यन मंत्रिपरिषद में जो राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था वो है समाहर्ता। 117 मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था सन्निधात, प्रतिष्ठा, युक्त, समाहर्ता। तो मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था समाहर्ता। 118 अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस अधिकारी का राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व दिया गया? सीताध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, समाहर्ता या सन्निधाता। तो अर्थशास्त्र के अनुसार जिस अधिकारी को राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व दिया गया वो है आपका समाहर्ता। 119 कारसापण किस लिए प्रयोग किया जाता था? वस्तुएं खरीदने के लिए, सामान तौलने के लिए, भूमि नापने के लिए, नियम बनाने के लिए। तो कारसापण जिस के लिए प्रयोग किया जाता था वो है आपका वस्तुएं खरीदने के लिए। 120
मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी की संज्ञा थी। सन्निधाता, समाहर्ता, कुप्याध्यक्ष, पण्याध्यक्ष। तो मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी की संज्ञा थी समाहर्ता। 121 मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? अग्रोनोमी, शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष या अक्राध्यक्ष। तो मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, जिस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था वो है आपका सीता अध्यक्ष। 122 अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, वनीय भूमि। तो अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है आपके जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। 123 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? युक्त, प्रादेशिक, राजुक, अग्रहारिक। तो जो अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था उसको छोड़ दीजिए मित्रों। जो अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग था उनको याद रखिए, युक्त, प्रादेशिक और राजुक। सही उत्तर डी। 124 पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था। सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, कूड़ा फेंकने पर, मंदिर को गंदा करने पर या पीने के पानी को गंदा करने पर। तो पंकोदक सन्निरोधे आपका था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर लिया जाने वाला जुर्माना। इस सीरीज का आखिरी प्रश्न मित्रों 125 निम्नलिखित में से किस वंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम के में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे? मौर्य, गुप्त, पल्लव, चोल। तो जिस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे वो थे आपके मौर्य। तो मित्रों इसके बाद लगभग से 125 प्रश्न और हैं जो कि नेक्स्ट पेपर में है। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।